नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा भारतीय संघर्ष कर रहे हैं और प्रधानमंत्री उनका ध्यान भटकाने में हैं व्यस्त। महाराष्ट्र के सियासी संकट की बदल सकती है तस्वीर, शिंदे गुट के 20 विधायकों के संजय राउत के संपर्क में होने की खबर। बागी विधायकों के मुंबई पहुंचते ही पलट सकती है बाजी। G7 के 48वें शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जर्मनी के म्यूनिख पहुंचे पीएम मोदी। 12 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों के साथ मीटिंग करेंगे भारतीय पीएम। 15 से अधिक कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। जर्मनी से UAE जाएंगे पीएम। मध्य प्रदेश ने पहली बार जीती रणजी ट्रॉफी। बेंगलुरु में खेले गए फाइनल मुकाबले में 42 बार की चैंपियन मुंबई को दी 6 विकेट से मात। मैच के अंतिम दिन MP को मिला था 108 रनों का लक्ष्य। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब आगे बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। आज की सबसे बड़ी खबर है महाराष्ट्र में आए सियासी तूफान की। महाराष्ट्र में जारी उथल पुथल थमने का नाम ही नहीं ले रही है। शिवसेना और शिंदे गुट की तरफ से कई पैतरे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन किसी को भी सफलता मिलती नहीं दिख रही है। वहीं शिवसेना ने तो अब बागी विधायकों का विरोध भी शुरू कर दिया है। उनके विरोध में आज बाइक रैली भी निकाली गई। तो आज दिन भर महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बागी विधायकों के खिलाफ शिव सैनिकों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया है कि अब वो अपनी सुरक्षा की गुहार महाराष्ट्र सरकार से लगाने को मजबूर हो गए। अब महाराष्ट्र में तो उनकी सुनवाई नहीं हुई, लेकिन कहीं और से हो गई है, जिससे यह साफ हो गया है कि वो महाशक्ति कौन है जिसका जिक्र एकनाथ शिंदे लगातार कर रहे थे, लेकिन नाम का खुलासा नहीं कर रहे थे। तो कौन है वो महाशक्ति, इसके बारे में भी बताएंगे आपको। वहीं आज देश के 6 राज्यों में उपचुनाव के नतीजे भी आ गए हैं, तो कहां किसने मारी बाजी ये भी जानेंगे। इसके साथ ही चर्चा होगी अग्निपथ पर मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के प्लान की और नुपुर शर्मा की बढ़ती मुश्किलों की। इसके अलावा और भी कई दूसरी बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो आइए बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। तो दोस्तों, महाराष्ट्र का सियासी संग्राम बेहद दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि शिवसेना और एकनाथ शिंदे दोनों की तरफ से दांव तो बहुत चले जा रहे हैं, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिल रही है। जहां इस मामले में पहले शिवसेना मुश्किल में दिख रही थी, वहीं अब एकनाथ शिंदे गुट की मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में बागी विधायकों का विरोध शुरू हो गया है और शिवसेना अपना गुस्सा जाहिर कर रही है। तो क्या कुछ हुआ आज महाराष्ट्र में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। शिवसेना के 16 बागी विधायकों के पास कल शाम 5:30 बजे तक का वक्त है। विधानसभा के उपाध्यक्ष ने उनकी अयोग्यता को लेकर जो नोटिस भेजा है उसका जवाब नहीं दिया, तो एकनाथ शिंदे सहित उनके 15 और समर्थक विधायकों की सदस्यता जा सकती है। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि हमने सभी 16 विधायकों को नोटिस जारी कर दिया है। अब राजनीतिक लड़ाई के साथ कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। शिवसेना के वकील देवदत्त कामत ने कहा कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर बागी विधायकों को अयोग्य दिए जाने का संविधान में प्रावधान है। इस बीच आज महाराष्ट्र में मुंबई से पुणे तक शिव सैनिकों का हंगामा मचा रहा। शिंदे और उनके गुट के विधायकों के खिलाफ शिव सैनिक गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। बागी विधायकों को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो 40 लोग वहां हैं वो जिंदा लाशें हैं। यहाँ सिर्फ उनके शरीर वापस आएंगे, उनकी आत्मा जिंदा नहीं रही है। जब ये 40 लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे तो उनका दिल जिंदा नहीं होगा। उन्हें पता है कि यहाँ जो हो रहा है उसका क्या अंजाम हो सकता है। इसी बीच आदित्य ठाकरे ने शिंदे को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को 30 मई को सीएम पद देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन शिंदे के मन में क्या चल रहा है ये हम समझ नहीं पाए। आदित्य ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब शिंदे बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं, बीजेपी कह रही है कि वो इस खेल में शामिल नहीं है, फिर बीजेपी नेता शिंदे से इतना क्यों मिल रहे हैं। शिवसेना के तेवर सख्त होते जा रहे हैं, तो दूसरी ओर एकनाथ शिंदे अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। आज उनके गुट में महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत भी जुड़ गए। शिवसेना से बगावत करने वाले वो 8वें मंत्री हैं। इन सब के बीच अब शरद पवार मुंबई से दिल्ली आ गए हैं। महाराष्ट्र में शिव सैनिकों ने बागी विधायकों का खुलकर विरोध शुरू कर दिया है। उनके घर और कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में बागी विधायक डर गए हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। उन्हें महाराष्ट्र सरकार से तो सुरक्षा नहीं मिली, लेकिन किसी और ने उन्हें सुरक्षा जरूर दे दी है और करीब 15 बागी विधायकों को अब वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया की गई है। किसने दी वाई कैटेगरी की सुरक्षा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। शिंदे की महाशक्ति शिवसेना के आगे हो गई है फेल। बेहद डरे हुए दिखाई दे रहे हैं शिवसेना के बागी विधायक।
गुवाहाटी में असम पुलिस की सख्त सुरक्षा के बीच 5 स्टार होटल में बंद शिंदे समर्थक विधायकों की बढ़ रही है परेशानी। अब बदलने लगे हैं उनके सुर। मुंबई में शिव सैनिकों के गुस्से को देखते हुए विधायक खुद को पक्का शिव सैनिक बताने लगे हैं। उद्धव ठाकरे को मैसेज भेज रहे हैं। बागी विधायक गुवाहाटी में तो सुरक्षित हैं, लेकिन महाराष्ट्र में उनके घर कार्यालय निशाना बन रहे हैं। पुलिस की तमाम सुरक्षा के बावजूद बागियों का समर्थन करने वालों को भी निशाना बनाया जा रहा है। बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे भी उद्धव ठाकरे से गुहार लगा चुके हैं कि सरकार बागियों के घर की सुरक्षा करे, और अब शिंदे ने बीजेपी से मांगी है मदद। एकनाथ शिंदे पहले भी दावा कर चुके थे कि एक महाशक्ति और राष्ट्रीय पार्टी उनके साथ है। शिंदे ने बिना नाम लिए ही बता दिया था कि बीजेपी उनके साथ है और अब बीजेपी की उन्हें मदद मिल गई है। शिंदे गुट के 15 विधायकों को वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। इसमें परिवार के सदस्य और उनके घर की सुरक्षा शामिल की गई है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई है। इस बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी कोरोना से ठीक हो गए हैं। राज्यपाल ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र के डीजीपी को चिट्ठी लिखी है और शिंदे समर्थक सभी विधायकों के परिजनों की सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। केंद्र और राज्यपाल के निर्देश के बाद ये साफ हो गया है कि बागी विधायकों को लेकर महाराष्ट्र में लोगों के मन में जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है, जिसे लेकर बागियों की घबराहट सामने आ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब शिंदे गुट के विधायक गुवाहाटी से मुंबई आएंगे तो क्या वो शिंदे के साथ रह पाएंगे या अपने क्षेत्र के मतदाताओं के दबाव में पाला बदलकर उद्धव के साथ चले जाएंगे। केंद्र की बीजेपी सरकार की तरफ से वाई कैटेगरी सुरक्षा देने का मतलब साफ है कि ये वही महाशक्ति है जिसका जिक्र एकनाथ शिंदे ने अपने विधायकों के साथ बैठक में किया था। यानी साफ हो गया कि ये पूरा गेम प्लान बीजेपी का है। यानी सत्ता के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। ये कुर्सी की लड़ाई है। वैसे कुर्सी की ये लड़ाई तो 6 राज्यों में भी हुई, जहां 23 तारीख को उपचुनाव हुए थे और आज उसके नतीजे आ गए हैं। तो किसे कहां मिली जीत और किसे देखनी पड़ी हार, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। 3 महीने में ही पंजाब की आप सरकार को जनता ने किया खारिज, तो यूपी में योगी ने बचाई अपनी साख। त्रिपुरा में कांग्रेस को दिखी उम्मीद की किरण, तो झारखंड और आंध्र प्रदेश में सत्ता के साथ चला मतदाता। 6 राज्यों में आज जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। 3 महीने पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी को जबरदस्त जीत मिली थी। भगवंत मान को राज्य का सीएम बनाया गया। मान ने पंजाब के सीएम की कुर्सी संभालने से पहले संगरूर लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मान 2 बार से संगरूर से चुनाव जीत रहे थे। लोकसभा में आपके इकलौते सदस्य थे, लेकिन आज संगरूर में जो परिणाम सामने आए उसने आपकी जमीन खिसका दी। संगरूर में शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के उम्मीदवार सिमरनजीत सिंह मान ने आपसे सीट छीन ली है। सिमरनजीत सिंह ने आपके गुरमेल सिंह को 5822 वोटों से हरा दिया है। बाकी सभी दलों के उम्मीदवारों की यहाँ जमानत जब्त हो गई है। इसके साथ ही लोकसभा में आप शून्य हो गई है। पंजाब में आपको झटका लगा तो यूपी में अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई आजमगढ़ सीट पर बीजेपी के निरहुआ ने जीत हासिल की है। उन्होंने सपा उम्मीदवार और अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को करीब 9000 वोटों के अंतर से हरा दिया है। धर्मेंद्र की हार में बीएसपी उम्मीदवार गुड्डू जमाली का बड़ा योगदान माना जा रहा है। गुड्डू जमाली को 2,60,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। सपा के दिग्गज नेता आजम खान भी अपना गढ़ नहीं बचा पाए। आजम के करीबी और सपा उम्मीदवार आसिम राजा को बीजेपी के घनश्याम लोधी ने 42,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। इसके साथ ही 4 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के परिणाम भी आ गए हैं। दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट आपने बरकरार रखी है। यहाँ से आपके दुर्गेश पाठक करीब 11,000 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। त्रिपुरा की 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस को जीत मिली है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह वारदोवाली टाउन सीट से चुनाव जीत गए हैं, जिससे अब उनका सीएम पद सुरक्षित हो गया है। आंध्र प्रदेश की आत्मकुर सीट पर वाईएसआरसीपी ने बड़ी जीत हासिल की है। इस सीट पर बाकी सभी दलों के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। झारखंड की मांडव विधानसभा सीट पर कांग्रेस की शिल्पा तिर्की करीब 20,000 वोटों से चुनाव जीत गई हैं। उपचुनाव के नतीजों ने आप और सपा को झटका दिया तो वहीं कांग्रेस को उम्मीद की किरण दी। नतीजों ने बता दिया कि कांग्रेस तेजी से वापसी कर रही है और कांग्रेस की इस मजबूती का कारण है उसकी रणनीति और आम जनता की आवाज उठाने की आदत। जहां पहले ही कई मुद्दों पर कांग्रेस सरकार का विरोध कर उसे घेरती है, तो वहीं अब अग्निपथ योजना पर भी उसने मोदी सरकार को घेरने के लिए नया प्लान बनाया है। तो क्या है कांग्रेस का प्लान, जानेंगे इस रिपोर्ट में।
अग्निपथ स्कीम को मोदी सरकार परिवर्तनकारी बता रही है, लेकिन युवा इसे विनाशकारी बता रहे हैं। हाथों में तख्तियां लेकर रोज लाखों की संख्या युवा सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार से अपना हक मांगते हैं। इस योजना को वापस लेने की मांग करते हैं। महज 4 साल की नौकरी देने की बजाय लंबे समय तक रोजगार मांगते हैं। लेकिन मोदी सरकार है कि उनकी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। सरकार की इसी बेरुखी को लेकर विपक्ष लगातार हल्ला बोल रहा है। यहाँ तक कि कांग्रेस ने तो घेराबंदी का नया प्लान तैयार कर लिया है। पार्टी ने देश भर में प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। कांग्रेस 2 दिन देश के 20 शहरों में संवाददाता सम्मेलन आयोजित करेगी। 20 राजधानियों और बड़े शहरों में राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की फौज को उतार दिया है। सोमवार को पार्टी कार्यकर्ता देश भर में प्रत्येक विधानसभाओं में अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब अग्निपथ को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। इससे पहले अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बीते हफ्ते लगातार प्रदर्शन किया। बीते रविवार और सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया था। वहीं ईडी की पूछताछ खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर अग्निपथ योजना को युवाओं के खिलाफ और देश और सेना के साथ धोखा बताते हुए कहा था कि सरकार को इसे वापस लेना ही होगा। कांग्रेस सांसद के बरसने के बाद अब पार्टी ने घेराबंदी का नया प्लान तैयार कर लिया है, जिससे साफ है कि अग्निपथ पर बीजेपी पर परेशानी कम नहीं होने वाली है। अग्निपथ योजना पर कांग्रेस देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रही है। हालांकि इससे पहले दिल्ली में भी कांग्रेस जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन अग्निपथ योजना पर सरकार विपक्ष से ही नहीं अपनों से भी घिरी हुई है। बीजेपी के कई सहयोगी अब तक इस स्कीम का विरोध कर चुके हैं और अब इस लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया है। कौन है वो, आइए देखते हैं। अग्निपथ योजना को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर तो है ही, साथ ही सत्ता पक्ष के करीबी भी मोदी सरकार की योजना को गलत करार दे रहे हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी तो लगातार इसके खिलाफ बयान दे रहे हैं। साथ ही बीजेपी की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड भी मोदी सरकार से इस स्कीम को वापस लेने की मांग कर रही है। लेकिन अब सरकार की स्कीम का विरोध करने वालों में एक और नाम जुड़ गया है और वो है मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक। उन्होंने कहा कि ये योजना सरकार को वापस लेनी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मिलने का वक्त दें तो उनके साथ इस पर चर्चा करेंगे। मलिक ने आगे कहा कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। अग्निपथ स्कीम पर सरकार को दोबारा विचार करना चाहिए। ये योजना बहुत शर्मनाक है, युवाओं को नीचा दिखाएगी और इस योजना से युवाओं का कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए इस योजना को वापस लिया जाना चाहिए। मैं इस मसले पर प्रधानमंत्री से जरूर मुलाकात करना चाहूंगा, अगर वो मुझे समय दे दें तो। मैं एक प्रदेश का राज्यपाल हूँ, संवैधानिक पद पर जरूर हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमने अपनी आत्मा बेच खाई है। इसके साथ ही सत्यपाल मलिक बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर भी भड़क गए। उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय ने बेहद अपमानजनक बात कही है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने योजना के फायदे गिनाते हुए कहा था कि अगर मुझे भाजपा कार्यालय के बाहर सिक्योरिटी रखनी है तो मैं अग्निवीरों को प्राथमिकता दूंगा। इस बयान पर विपक्ष ने आपत्ति जताई थी और अब सत्यपाल मलिक ने भी उन्हें घेर लिया है। बता दें कि अग्निपथ योजना भारतीय सशस्त्र बलों से जुड़ी एक ऐसी योजना है जिसमें 17.5 साल से 23 साल तक के नौजवानों को मात्र 4 साल के लिए अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जाएगा और सरकार अपनी इसी योजना के चलते घिर गई है। मेघालय के राज्यपाल ने इस योजना को वापस लेने की मांग की है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब मलिक ने सरकार को घेरा है। इससे पहले भी जब किसान कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उस दौरान भी मलिक किसानों के साथ थे और उस आंदोलन ने मोदी सरकार को झुका दिया था। वैसे विरोध तो अभी नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर भी हुआ था और उनकी गिरफ्तारी की मांग भी लगातार उठ रही है, लेकिन नुपुर कहीं गायब हो गई हैं। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने वाली नुपुर शर्मा की अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। नुपुर शर्मा के खिलाफ कोलकाता के 10 पुलिस थानों में शिकायत दर्ज है। इसके अलावा महाराष्ट्र समेत अन्य कई राज्यों में भी उनके खिलाफ FIR दर्ज है। कोलकाता पुलिस और मुंबई पुलिस ने उन्हें कई बार पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन वो एक बार भी पेश नहीं हुई हैं। कोलकाता पुलिस ने नुपुर शर्मा को 25 जून को तलब किया था। ये दूसरी बार है कि जब नुपुर शर्मा को कोलकाता पुलिस ने तलब किया है। तो वहीं मुंबई पुलिस ने भी नुपुर शर्मा को शनिवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो वहां भी पेश नहीं हुई हैं। अब ऐसे में मुंबई पुलिस ने फैसला किया है कि वो नुपुर शर्मा के खिलाफ सोमवार यानी 27 जून को बड़ी कार्रवाई करेगी। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि 28 मई को पायधुनी पुलिस थाने में नुपुर शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसके बाद उन्हें ईमेल कर समन भेजा गया था और पुलिस की एक टीम उन्हें समन की एक कॉपी देने के लिए दिल्ली भी गई थी, लेकिन वो उन्हें वहां नहीं मिली थी। जिसके बाद मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि राजधानी की पुलिस
पुलिस ने नुपुर शर्मा को खोजने के लिए हमारी उम्मीद के मुताबिक मदद नहीं की है। नुपुर शर्मा के बयान के बाद पश्चिम बंगाल के हावड़ा, नदिया और मुर्शिदाबाद जिलों में भी हिंसक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव अबुल सोहेल ने भी नुपुर शर्मा के खिलाफ कोइंटाई पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सदन से वॉकआउट किया था। दरअसल नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद देश में उनका विरोध शुरू हुआ। उनकी गिरफ्तारी की मांग उठती रही है, जिसके बाद कई राज्य में उनके खिलाफ केस दर्ज करवाए गए थे। लेकिन अब जिस तरह से उनको बार बार समन भेजने के बाद वो पेश नहीं हुई, इसे देखते हुए अब उनके लिए मुश्किलें और भी ज्यादा खड़ी होने वाली हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं पीएम मोदी के मन की बात की। पीएम मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हैं। इसमें वो देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार साझा करते हैं। लेकिन अब तक जितनी बार भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, हर बार पीएम मोदी ने केवल अपनी वाहवाही की है, जबकि विपक्ष की आलोचना की है। आज भी पीएम मोदी ने वो दौर याद दिलाया जो कांग्रेस को दर्द देता है। पीएम मोदी इतिहास के पन्नों को पलटकर विपक्ष को घेरने में माहिर हैं। चाहे मौका चुनाव का हो या फिर रेडियो कार्यक्रम का, वो कांग्रेस पर बरसने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। आज भी रेडियो कार्यक्रम मन की बात में पीएम मोदी ने देश के सबसे बुरे दौर आपातकाल को याद किया और कांग्रेस के जख्मों पर नमक डालने की कोशिश की। पीएम मोदी ने 1975 की इमरजेंसी का जिक्र करते हुए कहा कि आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आपातकाल के उस भयावह दौर को भी हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अपने भाषण में पीएम मोदी ने न सिर्फ आपातकाल को याद किया, बल्कि नौजवानों को बरगलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि क्या आपको पता है कि आपके माता पिता जब आपकी उम्र के थे तो एक बार उनसे जीवन का भी अधिकार छीन लिया गया था। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, हमारे देश में एक बार ऐसा हुआ था। ये बरसों पहले 1975 की बात है। जून का वही समय था जब इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल लागू किया गया था। पीएम मोदी के इस बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि ये लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में देश के विकास से जुड़े मुद्दों पर बात नहीं करते, न ही रोजगार के आंकड़े देते हैं। वो केवल लोगों को अपनी बातों में फंसाते हैं। अब विपक्ष का बरसना तो लाजमी है, क्योंकि जब पीएम मोदी रोजगार से लेकर महंगाई पर बात ना कर आपातकाल को बीच में लाएंगे तो कांग्रेस तो गुस्सा जाहिर ही करेगी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर मन की बात में पीएम मोदी बुनियादी मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते? वो अग्निपथ से लेकर महंगाई पर अपनी राय क्यों नहीं रखते? तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।